3 दिसंबर को नक्सली और जवानों के बीच एक भीषण मुठभेड़ होती है। 2 गोलियां आपको नजर आएगी। प्लेट में भी गोली के निशान आपको नजर आएंगे। गोली इस पेट को चीरते हुए निकल गई। 3 दिसंबर को नक्सली और जवानों के बीच एक भीषण मुठभेड़ होती है। बीजापुर के हकवार गांव में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान भी शहीद हुए। फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने हम उसी हकवार गांव पहुंचे हैं और यही वो पहाड़ियां हैं जिसके आसपास ये पूरा इनकाउंटर हुआ था। मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत इस बकरे को दिखाते हुए करता हूँ। इसके पैर में आपको पट्टी बंधी हुई नजर आएगी। दरअसल जब यहाँ ये पूरा इनकाउंटर चल रहा था तो इस बकरे के पैर में भी गोली लगी और ग्रामीणों ने ही इसका फिलहाल ये उपचार किया है। अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ तो आपको पट्टी इसके पैर पर नज़र आएगी। बगल में आपको गांव नज़र आएंगे। ये रिहायशी इलाके जैसा तो नहीं है, लेकिन इस इलाके में ग्रामीणों के घर ऐसे ही होते हैं। काफ़ी दूरी दूरी पर आपको यहाँ घर जो है पहाड़ियों के और जंगलों के बीच नज़र आएंगे। तो फिलहाल ये एक ग्रामीण का घर है और इस पहाड़ी पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ लगातार इनकाउंटर के निशान जो है वो नज़र आते जाएंगे। फ़िलहाल जब मैं इस जंगल में दाखिल हो रहा था, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, तो सबसे पहले मुझे ये जगह नज़र आई जहाँ जवानों ने नक्सलियों के पास जो सामान उन्होंने जब्त किया था उसे जला दिया था। अक्सर जवान यही करते हैं, जो भी सामान नक्सलियों के पास से बरामद होता है उसे जवानों द्वारा जला दिया जाता है। इसमें आपको ये चाकू नज़र आएंगे। फ़िलहाल ये गर्म है, आग कुछ देर पहले ठंडी हुई है। इसका जो लकड़ी या प्लास्टिक का हिस्सा होगा वो जल चुका है। यहाँ स्क्रू ड्राइवर आपको दिखेगा। कुछ अन्य सामान जो है, जैसे ये प्लेट है, प्लेट में भी गोली के निशान आपको नज़र आएंगे। गोली इस प्लेट को चीरते हुए निकल गई। कुछ अन्य औजार जैसे हैं ये मुझे लगता है जो लोहे को घिसने का जो औजार होता है, ये इस तरह का औजार है। चम्मच है, क्योंकि नक्सली अपने साथ अक्सर अपना राशन और अपने खाना बनाने का सामान जो है लेकर चलते हैं। तो इस सारे सामान को फ़िलहाल जवानों ने जला दिया है। ये एक आईना है और इसके अलावा कुछ बाकी सामान है। एक मुझे और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नज़र आई, ये एक चिट्ठी है। दरअसल ये गोंडी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी है। जब हमने बहुत समझने की कोशिश की, हमारे पत्रकार साथियों ने जो गोंडी जानते हैं, तो ये समझ आया कि दरअसल ये कोडवर्ड है। जब नक्सली आपस में वायरलेस चैट में बातचीत करते हैं तो वो कोडवर्ड में बातचीत करते हैं। इसका कोडवर्ड ऐसा है, दुश्मन का कोडवर्ड है प्याज 800। यानी अगर वो वायलेट सेट पे कहते हैं प्याज 800, यानी इसका मतलब है दुश्मन। दुश्मन इतके यानी दुश्मन आ रहा है का मतलब है प्याज 24 केजी। दुश्मन वाया मुंतूर यानी दुश्मन करीब आ रहा है, इसका मतलब है प्याज 25 केजी। दुश्मन वातुर, इसका मतलब है दुश्मन ऊपर चढ़ रहा है। जो मुझे गोंडी, क्योंकि मुझे आती कम है, मुझे बताया मेरे साथियों ने। तो ये अलग अलग इसके लिए कोडवर्ड जो है ये उपयोग किया गया है यहाँ नक्सलियों द्वारा, क्योंकि जब नक्सली वायरलेस सेट पे बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को फोर्स वाले भी सुनते हैं। फोर्स वालों के पास क्योंकि तकनीक काफ़ी उन्नत है, ऐसे में नक्सलियों को ये पता है कि जो भी वो बातचीत करेंगे वो फोर्स भी सुन रही है, उनकी लोकेशन बाहर आ सकती है या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो समझ आ जाएगी। इसमें एक और आगे जब आप देखते हैं तो नज़र आता है कि पहले तो ये प्याज 31 केजी, 32 केजी, 30 केजी, इस तरह से जो है ये बातचीत। अगर आप आम आदमी सुनेगा सुनाएगा कि कोई प्याज मांग रहा है 30 या 32 किलो। लेकिन जब नीचे आप जाते हैं, सुकली 100 पेपर रीमा, सुकली तोर तिया मुंतोर, नीचे रेकी टीम वेलिया मुंता, पेपर 11 रीमा। यानी कि अगर रेकी टीम आई है जवानों की तो आपको बोलना है पेपर 11 रीमा वायरलेस सेट पर। ये नक्सलियों का फ़िलहाल कोड है। पीछे आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी, ये आपस में बात करने के लिए वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नक्सलियों ने लिख कर रखी हुई है। मैं अपने बाकी साथियों के लिए इस पेपर को यहीं रख देता हूँ ताकि वो भी इसे दिखा पाएँ। अभिनव भाई, इसको आप रख सकते हैं आगे। लेकिन आप जब बढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर भीषण मुठभेड़ हुई थी। कुछ 100 जो हैं वो यहीं पड़े हुए थे। उनके जब बहुत गोलियां जब चलती, क्योंकि मशीन गन चल रही थी, एलएमजी चल रही थी, एसएलआर चल रही थी, AK-47 चल रही थी। ये वीडियोस तो ब्लर हो जाएंगी क्योंकि ये शरीर के हिस्से हैं। जब शरीर में गोलियां लगती है तो उसके हिस्से बाहर आ जाते हैं। तो वो किसी का भेजा हो सकता है, यात्री हो सकती है, तो उस तरह के हिस्से हैं। क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं इस पूरे इनकाउंटर को। 3 तारीख की सुबह 9 बजे इनकाउंटर शुरू हुआ था और ये 4 तारीख की सुबह तक चलते रहा।
ग्रामीणों ने बताया कि इस पहाड़ी के सामने वाले हिस्से में जो नाला, जिस नाले को हमने क्रॉस किया, उस नाले में पहली बार फोर्स और नक्सलियों का सामना हुआ। वहाँ लगभग 3 माओवादी ढेर हुए। इसके बाद फोर्स नक्सलियों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती गई, और जब वो आगे बढ़ रही थी तो अलग अलग नक्सलियों की टीम से उनका सामना हो रहा था। ये आपको बंदूक के ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा। ये जब यहाँ लगातार फायरिंग चल रही थी तो ये हिस्सा टूट कर गिर गया। यहाँ खून के अन्य निशान आपको नज़र आएंगे। यहाँ किसी नक्सली का शव जो है वो पड़ा होगा। तो ये फ़िलहाल ये वही पहाड़ी है हकवार की, जहाँ ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। हालांकि ये पूरा इनकाउंटर जो है सुबह 9 बजे पहली बार नक्सलियों का फोर्स से सामना हुआ। इसके बाद लगातार इनकाउंटर बढ़ते गया। मेरे साथी बता रहे थे कि आगे कुछ गोलियां भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये चाकू को रखने का केस है। ये जब नक्सली अपने साथ चाकू लेके चलते हैं तो चाकू से चोट ना लगे, इसलिए इस तरह के केस का उपयोग करते हैं। ये चाकू रखने का केस है। ये उनके बंदूक का हिस्सा हो सकता है। और देखिए, यहाँ पे ये 2 गोलियां आपको नज़र आएगी। अब गोलियों के भी 2 हिस्से होते हैं। ये होता है खोखा, इसमें गन पाउडर भरा होता है। जब यहाँ इसे आप ट्रिगर करते हैं तो ये सामने का हिस्सा जो है, दरअसल बुलेट ये होती है, ये सामने निकलती है तेज़ी से, और ये जाके अगर किसी के शरीर में धंस जाए तो सोचिए, अगर इतना बड़ा हिस्सा आपके शरीर में घुस जाए तो आपको नुकसान तो होगा ही। ये कितनी ताकतवर होती है आपको यहाँ नज़र आएगा। इस पेड़ को एक गोली ने चीर दिया है। ऊपर आपको एक और गोली का निशान नज़र आएगा, ऊपर एक और निशान आपको नज़र आएगा, और एक निशान ऊपर आपको जो है दिखेगा। तो इससे समझ आता है कि इस इलाके में नक्सलियों और जवानों के बीच लंबी फायरिंग चली। ये नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीज़नल कमेटी का इलाका है। ऐसे में इस इलाके के नक्सली जो हैं वो लड़ने में निपुण हैं। साथ ही जिन नक्सलियों की टीम से इस बार जवानों का सामना हुआ, जिसमें वेला मुड़ियाम प्रमुख है, दरअसल ये नक्सलियों की मिलिट्री टीम है, और वेला मुड़ियाम जो है वो कंपनी नंबर 2 का कमांडर है। ऐसे में वो नक्सली जो है वो लड़ना जानते हैं, और इनके पास हथियार भी जो बरामद हुए हैं वो भी आप देखिए। एक LMG मिलती है, लाइट वेटेड मशीन गन, इंसास, 4 AK-47 और 4 SLR। नक्सल संगठन में जिसका कद जितना महत्वपूर्ण होगा, उसके पास उतनी ही बड़ी बंदूक होगी। ऐसे में ये सारे नक्सली थे, ये महत्वपूर्ण कैडर के थे। ये भी समझने वाली बात है कि जब लगातार सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, ऐसे में नक्सली जो है वो तो अंडरग्राउंड संगठन भले ही है ही, लेकिन उन लोगों ने अपनी वर्दी भी उतार दी थी, अपने हथियार नीचे रख दिए थे, और ये नक्सली किसी सामान्य ग्रामीण की तरह जंगलों में घूम रहे थे। लेकिन नक्सलियों की अगर एक बड़ी टीम वापिस हथियार लेकर ऊपर उठती है और वो एक इलाके से दूसरे इलाके की ओर आगे बढ़ती है, तो ये समझ आता है कि नक्सली किसी प्लानिंग में थे, और फोर्स को इसकी भनक लग गई। फोर्स इस इलाके में पहुंचती है। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा लंबा एनकाउंटर चलता है। जो 3 तारीख को एनकाउंटर शुरू हुआ वो सुबह 9 बजे से शाम को 7-8 बजे तक चला। ग्रामीण बता रहे थे कि ये पूरा जंगल जो है ये गोलियों की आवाज़ से गूंज रहा था। इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए। लगातार नक्सली मारे जाते रहे, लेकिन नक्सलियों की ताकत भी काफ़ी थी, नक्सलियों के पास बड़े हथियार थे। यही वजह है कि DRG के 3 जवान भी इस इनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। आमतौर पे DRG के जवान जो है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान जो हैं, इन्हें एंटी नक्सल मोर्चों पर काफ़ी इफेक्टिव फोर्स माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर्स को बिना किसी नुकसान के अंजाम दिया है। जो ग्रामीण हमें यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि मैं वॉक थ्रू करने रुक गया तो वो आगे निकल गए हैं, और इस जंगल में अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आगे चले गए। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि और भी निशान जो हैं इस एनकाउंटर के वो आपको दिखा पाऊँ। देखिए, इस स्पॉट तक पहुँचना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल नहीं था जितना आमतौर पे हमने दूसरी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स की है। ये हमेशा मुश्किल इसलिए होता है, और इसका मुश्किल होना बनता इसलिए है क्योंकि नक्सली भी किसी ऐसे इलाके में नहीं बैठेंगे जहाँ तक फोर्स आसानी से पहुँच जाए। ऐसे में नक्सली बहुत चुन कर ऐसे इलाके को चुनते हैं जहाँ तक पहुँचना फोर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो। ऐसे में जब ऐसे इलाकों में इनकाउंटर होता है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को भी वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं शायद भटक गया हूँ। जो ग्रामीण मुझे यहाँ लेकर आए थे वो कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो
मैं कोशिश करता हूँ उन ग्रामीण को ढूंढने की, ताकि जो एक्चुअल एनकाउंटर स्पॉट है वो तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है। इस पहाड़ी को पार करना होगा, उसके बाद उस इलाके तक पहुँचेंगे। क्योंकि जैसे ही फोर्स ने नक्सलियों को घिरा, नक्सली तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो फोर्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। नक्सली शेल्टर लेते हुए आगे बढ़ते गए, और जहाँ जहाँ फोर्स को नक्सली नज़र आए उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया। देखिए, इन इलाकों में इस तरह से घूमना भी कई बार सुरक्षित नहीं होता है। अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। नक्सली जानते हैं कि फोर्स जब इस इलाके में आएगी उनकी तलाश में, तो उनके लिए वो यहाँ पर आईडी बिछा कर रखते हैं। क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों को उस आईडी की जानकारी होती है, तो वो तो ऐसे इलाके में आते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं और जब हम इस इलाके में आते हैं तो कई बार ऐसी आईडीज़ की चपेट में आ जाते हैं। कई बार मवेशी भी हमने देखा है कि आईडीज़ की चपेट में आ जाते हैं। फ़िलहाल देखिए, यहाँ आपको ये जो बांस के जंगल हैं, ये बांस कुछ कटे हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जब ये इनकाउंटर हुआ होगा तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो इस हिस्से में पड़ा होगा। इसके अलावा जहरीले सांप और जानवर जो हैं या जीव जंतु जो हैं वो तो यहाँ चुनौती है ही। एक और दिक्कत है कि जब हम इस इलाके में आ रहे थे तो रास्ते में 2-3 नदियाँ थी। उसे पार करते हुए मेरे जूते भीग गए, तो गीले जूतों के साथ इस जंगल में आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इसी इलाके में फोर्स ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सलियों ने इसे अपने पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के तौर पर डेवलप किया था। ऐसे में मेरे साथी संजू कह रहे हैं कि शायद वो लोग दूसरी दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं इस जंगल में आगे बढ़ रहा हूँ। फ़िलहाल उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। और इस इलाके में देखिए, ग्रामीणों के बिना आना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको इस इलाके के बारे में कोई जानकारी है नहीं। बहुत फैला हुआ हिस्सा है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, अलग अलग हिस्सों में, जंगल के इस हिस्से में। अब आप समझिए, अगर जब जवान यहाँ पहुँचे होंगे, भले ही जवानों की संख्या जितनी भी हो, संजू एक बार ये तस्वीर दिखाना। अब आप समझिए, बहुत घने जंगल हैं। इस घने जंगल के बीच में विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। ऐसे में जब नक्सली लगातार, क्योंकि वो इस इलाके में गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, जब वो एक इलाके से दूसरे इलाके की ओर भाग रहे होंगे तो कितना मुश्किल होगा जवानों के लिए उन्हें निशाना बनाना। इसके बावजूद जवानों ने जवानों के आधार पर एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। 18 माओवादी मारे गए। जो माओवादी मारे गए वो नक्सलियों के कंपनी नंबर 2 के महत्वपूर्ण कैडर से लड़ाके थे। उनके पास से बड़ी बंदूकें मिली है। नक्सल संगठन में बंदूकों की कीमत किसी के जान से भी ज़्यादा है, क्योंकि नक्सलियों के पास जितनी भी बंदूकें हैं वो उन्होंने बहुत ही मशक्क़त कर लूटी है जवानों से। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह की बंदूकें उनके हाथ से निकल जाती है तो संगठन के लिए वापस टिके रहना। फिलहाल देखिए, एक और ख़ास बात जब इस इलाके में हम आते हैं तो नज़र आती है। हम कहते हैं कि इलाका जो है ये प्रचुर खनिजों से भरपूर है। समझो, एक बार ये तस्वीर दिखाना। जिस पहाड़ी से मैं उतर रहा था, यहाँ कितने ही तरह के पत्थर हैं। देखिए, ये पत्थर देखिए, बिल्कुल सफ़ेद रंग का ये पत्थर है। ये प्राकृतिक है। यहाँ ज़मीन के नीचे जो कहते हैं ना कि बस्तर जो है वो सोना उगलती है, बस्तर की ज़मीन। यहाँ जहाँ भी ज़मीन को खोदेंगे आपको नीचे से अलग अलग तरह के अयस्क जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ का लौह बहुत फेमस है, कोरंडम बहुत फेमस है, टीन बहुत फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के अयस्क जो है यहाँ पर ज़मीन के नीचे नज़र आते हैं। फ़िलहाल एक यहाँ मुझे घाट नज़र आ रहा है, नीचे एक पानी का स्रोत है, तो हो सकता है हमारे साथी उस ओर आगे बढ़े हों। तो ये मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको अगली तस्वीर दिखाता हूँ कि किस इलाके में इस इनकाउंटर को फोर्स ने अंजाम दिया। ये भी उस जंगल का एक हिस्सा है, लेकिन आगे मुझे गाँव वाले बता रहे थे कि जहाँ विल्ला मुड़ियाम मरा, जो मुख्य कमांडर था नक्सलियों का, वो जगह यहाँ से कुछ आगे है।